नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। पहले कारोबारी दिन में कम से कम ये अच्छी बात है कि निचले स्तरों से रिकवरी है। 24,087 पे खुलने के बाद 24,004 का जब इंट्राडे लो लगते हुए दिखाई दिया तो लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाज़ार इन्हीं स्तरों के आसपास जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे और फिर से बाज़ार में गिरावट देखने को मिले। लेकिन उसके बाद शानदार रिकवरी 24,336 ये आज का इंट्राडे हाई रहा, लेकिन वहाँ से करीब 100 अंकों से के आसपास की गिरावट आ चुकी है और 24,226 का स्तर अभी देखने को मिल रहा है। 77 अंकों की मजबूती इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी बियर के पक्ष में है। जिस तरीके से हम मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की पिटाई देख रहे हैं, 1636 शेयर ऐसे हैं, 1634 शेयर ऐसे हैं जो कि गिर के कामकाज कर रहे हैं और 1028 शेयरों में हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है। और आज का जो ऐसा शेयर जिसपे कि सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है निफ्टी का, वो है एशियन पेंट्स का, जहां पर कि उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं नतीजे। 8% से ज़्यादा टूटता हुआ एशियन पेंट का शेयर। अब सवाल ये कि ये बाज़ार की ये रिकवरी कितनी टिकेगी। अभी बाज़ार में जो बीच बीच की रिकवरी आ रही है उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, ये तमाम वो सवाल जहन में हैं जो कि अब आज के सवाल जवाब में हम इसका उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। शरद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार विशेषज्ञ के तौर पर। शरद जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब तो ये दुख खत्म नहीं होता सर, क्या करें। जब लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। बीते हफ्ते में थोड़े बहुत साइन ऐसे लगे थे लेकिन वो रैली सस्टेन नहीं हो पाई। आपकी अब सलाह क्या रहेगी बाज़ार को लेकर के, और आज की रिकवरी पर भी लोगों का उत्साह उतना बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी टिप्पणी। बिल्कुल जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। साथ देखिए सभी दर्शकों को देखिए सर, यूएस फेड का पॉलिसी आया जी तो उसमें अगर आप एक चीज देखें, 2 साल का बॉन्ड यील्ड देखें फुल्ली, जी अगर पीसीआर दिखा पाए जी तो 15 सितंबर को जब पिछली बार 50 बेसिस पॉइंट का कट आया था, तब से आप देखें जो बॉन्ड यील्ड है उसके अंदर करीब 17% का मूव आया है। करीब 3.58% की बॉन्ड यील्ड थी, बढ़ के 4.26% के आसपास ट्रेड हो रही है। तो जी देखिए, ये मान करके चला जा रहा था जब जब सर आए थे, मतलब ट्रम्प साहब, जी तो ये मान करके चला जा रहा था कि देखिए वो आए हैं तो बोल के आए हैं कि टैक्स की पॉलिसीज में चेंज करेंगे। टैरिफ टाउटिंग थी कि टैरिफ बढ़ाएंगे तो इससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन यूएस फेड आया, उसने साफ बोला ये जो बॉन्ड यील्ड आप बढ़ती हुई देख रहे हैं ये केवल इस वजह से है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है। भले ही आप मैन्युफैक्चरिंग देखें, आप प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स देखें, या आप इसके अलावा आप जो है लेबर मार्केट देखें, तो ग्रोथ यूएस बाजार में बहुत अच्छी है। कंसर्न केवल ये है कि आने वाले समय में 2025 में जो जिस तरह के इंटरेस्ट रेट कट मान के चल रहा था बाजार चलेगा, क्या वो होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि अगर ट्रम्प साहब कहते हैं कि भाई मैं टैक्स रिफॉर्म करूंगा या इसके बाद टैरिफ हाइक करूंगा, तो उससे क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, गवर्नमेंट बोर्डिंग बढ़ेगी और बॉन्ड यील्ड पर आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। उस केस में इंटरेस्ट रेट घटाना, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो सकता है, इंटरेस्ट रेट घटाना मुश्किल हो सकता है। जी अब इंडिया का अपना अलग प्रॉब्लम है, पिछली बार मैं शेयर करके गया था। आप चार्ट देखिए, निफ्टी का चार्ट देखिए जो मैंने आपसे शेयर किया है, पूंजी निफ्टी और बैंक निफ्टी का, अगर आप दिखा पाए। जी मैं उठा रहा हूँ सर, 2 सेकंड दीजिए बस। तो देखिए निफ्टी में आप देखिए 24,600 जब तक नहीं निकलेगा विपुल जी, तब तक दबाव बना रहेगा। आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा दबाव बना रहेगा। तो इसके लिए आप देखिए, मैंने एक चार्ट आपसे शेयर किया विपुल जी, बोलिएगा पीसीआर को दिखा पाए हाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल, पीसीआर की टीम सर उसको ऑन एयर कर रही है, बस 10 जी जी। सेकंड 2 तो सेकंड के देखिए अंदर। 24,600 जब तक निफ्टी पे नहीं निकलता है सर, जहां पर सबसे बड़ा कॉल राइटर का बेस है, तब तक समस्या रहेगी। कारण बताएं आपको कि अब क्या हुआ है, 9% के लगभग फूड इन्फ्लेशन है। आईटीसी की रिपोर्ट देखिए आप, इसके बाद आईटीसी के बाद आप नेस्ले की रिपोर्ट देखिए, या आप मैरिको की रिपोर्ट देखिए, सभी में निकल के आया है कि ये चार्ट अर्बन अगर आप थोड़ा मार्केट एक्सप्लेन भी में कर कहीं ना दीजिएगा कहीं सर थोड़ा सा। कंजम्पशन स्लो डाउन है। जी जी जी।
तो देखिए ये जो चार्ट आपको सामने दिख रहा है साहब, इसमें देखिए 23,800 के पास एक अच्छा सपोर्ट आपको दिख रहा है, ऊपर 24,000 के बाद एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, और ऊपर 24,600 के पास देखिए आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है। तो जब तक 24,600 नहीं निकलेगा सर, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देखें 24,605 लिखा है, हरी रंग की लाइन बनी हुई है, जब तक ये नहीं टूटेगी आपको दिक्कत आती हुई दिखाई देगी। तो और नीचे सपोर्ट देखिए 23,800 जब तक नहीं टूटता है तब तक फ्रेश बिकवाली आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 23,800 एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। अगर 23,800 टूट जाता है तब उस केस में ही आपको नीचे बिकवाली 23,500 23,350 तक एक बार देखने को मिलेगी। अब अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए तो देखिए बैंक निफ्टी में सभी के रिजल्ट अच्छे आए। तो अगर आप चार्ट भी देखें वो भी साफ साफ दिख रहा है, 52,577 या 52,600 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर का बेस है। जब तक वो नहीं निकलता है तब तक समस्या है। 18 अक्टूबर के बाद से एफआईआई ने बैंक निफ्टी को बेचा नहीं है। तो वहां पर क्योंकि जब से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया उसके बाद देखिए एक्सिस, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे पीएसयू बैंक, ये देखिए चार्ट आप, तो ऊपर की तरफ 52,577 आप देख रहे होंगे कि येलो कलर की लाइन खींची हुई है, ग्रीन कलर की लाइन से मर्ज हो रही है। जब तक ये जोन ऊपर की तरफ नहीं टूटेगा, 2-3 दिन सस्टेन नहीं करेगा, तब तक आपको दिक्कत रहेगी, तब तक बिकवाली रह सकती है। नीचे देखिए 51,000 और 50,400, यहां पर देखिए आप अच्छा सपोर्ट है, येलो कलर की लाइन आप ऊपर जाती देख रहे हैं, ये बड़ी सपोर्ट लाइन है। मतलब बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है निफ्टी के मुकाबले। यहां पर देखिए आपको ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चार्ट और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो एफआईआई का चार्ट है, कुल जी एफआईआई का डेटा है। बिल्कुल। तो यहां पर देखिए जो एफआईआई का डेटा आपको दिख रहा है सर, मैं पहले भी आपसे शेयर करके गया था कि जब तक ये 25%, उस वक्त 33% लॉन्ग था जब मैं आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 40% गया फिर बिकवाली आ गई। अब अगर आप एफआईआई का लॉन्ग देखें तो करीब 24% के आसपास एफआईआई का लॉन्ग है। देखिए हिस्टोरिकली पिछले 10 साल का डेटा देखेंगे तो ये जो एफआईआई का लॉन्ग है ये मिनिमम 8 से 12% जाता है सर। तो ये मान करके चलिए कि अभी हो सकता है अगर ये 24,600 नहीं टूटा ऊपर और ऊपर 52,700 नहीं टूटा तो हो सकता है फर्दर आपको और गिरावट देखने को मिल जाए। तो ये देखिए जो आपको एफआईआई के सामने 24% लिखा ऊपर दिखाई दे रहा है, जहां देखिए आपको दिखाई दे रहा है एफआईआई क्लाइंट एंड डीआई इंडेक्स फ्यूचर ग्रॉस वाई पोजीशन, उसमें एफआईआई के सामने देखिए 24% लॉन्ग है सर, और 75% 75.94% शॉर्ट पोजीशन है। 2,61,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है और 82,970 के लगभग लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है। तो देखिए ये गिर करके 24% पे है। जब बाजार गिरना शुरू हुआ था उस वक्त 80% लॉन्ग थे सर। तो 80% से 8 से 12% की एक ट्रेजेक्ट्री है जिसमें हमेशा लॉन्ग एफआईआई के घूमते हैं। जब कभी आपको 8 से 12% पे एफआईआई का लॉन्ग दिखे आप खरीदारी कीजिए, 80% के लॉन्ग तक कैरी कीजिए, वहां जाके अपनी शॉर्ट टर्म पोजीशन काट लीजिए। तो देखिए आपको 24% दिखाई दे रहा है। नीचे आप देखिए कॉल, अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट पुट कवरेज का, शॉर्ट पुट बिल्डअप कल आपको देखिए 39% देखने को मिला था। मतलब एक बेस बना हुआ था, मतलब नीचे खरीदारी का बेस बना हुआ था। स्टॉक फ्यूचर में देखिए लगातार बिकवाली देखने को मिली है। तो देखिए आपको क्या पकड़ना है, आपको क्या एफआईआई का लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर का पकड़ना है सर। 24% है, अभी और हो सकता है 10-12% का नीचे डाउनसाइड हो। अगर 24,600 के ऊपर निकल जाए निफ्टी और 52,700 के ऊपर निकल जाए बैंक निफ्टी तो बिंदास होकर के खरीदिए, फिर फर्दर गिरावट सरेंडर हो जाएगी। सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वही है कि अभी आरबीआई इंटरेस्ट रेट गिरा नहीं पा रहा है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत डिटेल में सर, बहुत तमाम आंकड़ों के साथ आपने हमारे दर्शकों को ये जो समझाया है ना, ये मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत आसानी से उनको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि ये तमाम जानकारी आप लेकर के आए, इतना पेन लिया आपने और सब कुछ, ये तमाम डेटा हमको भेजा और उसके बाद हमारी पीसीआर की टीम ने इसको ऑन एयर किया और आपने ठीक से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सर। चलिए, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं और शुरुआत सर बैंक से ही करना चाहेंगे क्योंकि बैंक अब लोगों को परेशान कर रहे हैं। बैंकों में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पोजीशन फंसती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ करना चाहेंगे। किस तरीके से आप देख रहे हैं? हमारे एक दर्शक हैं राम जी, उन्होंने ये प्रश्न भेजा हुआ है हमें। आज हालांकि 1% के आसपास की मजबूती है बैंक ऑफ बड़ौदा में। इन्होंने 252 के आसपास ले रखे हैं और कह रहे हैं बीओबी पे टारगेट क्या हो सकता है, अभी क्या करना चाहिए। और अभी 259 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 252 की इनकी खरीद है। अच्छी बात यह है कि ये प्रॉफिट में है। मुझे लगता है शायद इन्होंने हाल फिलहाल में ख़रीदे हैं या कब ख़रीदे हैं। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर ओवरऑल बैंकिंग को लेकर के आपका व्यू क्या है?
अभी एसबीआई के नतीजे आए, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। आप पीएसयू बैंक्स को कैसे देख रहे हैं और क्या इनका बुरा वक्त अभी ख़त्म हुआ है या फिर अभी अभी आपको आने वाले दिनों में और भी दबाव देखने को मिल सकता है? आप कैसे देख रहे हैं? जी, तो देखिए जिस तरह के रिजल्ट आए उसमें अगर आप पीएसयू बैंक को देखेंगे तो वहां प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंसोलिडेटेड बेसिस जितने रिजल्ट आए, यूको, यूनियन, पंजाब नेशनल बैंक, इसके बाद कैनरा बैंक और जितने भी नतीजे आए, कंसोलिडेटेड बेसिस पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। प्राइवेट बैंक में उतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। पीएसयू बैंक ने प्राइवेट बैंक को आउट परफॉर्म किया है। तो यहां पर देखेंगे आप, कॉस्ट ऑफ फंड वैसे भी थोड़ा ज्यादा है और जो यील्ड है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वो करीब 9.25% के आसपास है। तो निफ्स पे थोड़ा प्रेशर है। प्राइवेट बैंक के लिए उसको आगे ले जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पीएसयू बैंक में काफी जगह है। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप हैं बिल्कुल बने रहिए। जैसे ये 260 के ऊपर निकलेगा सर, ये बिल्कुल आप मान के चलिए 300 रुपए, 310 रुपए के भाव आपको दिखाई देगा। एक बहुत अच्छा बेस 200 आप देखिए 230 के आसपास बना हुआ है नीचे। बिल्कुल मत घबराइए, बैंक ऑफ बड़ौदा में बिल्कुल बने रहिए। 6 महीने का समय दीजिए, आपको मार्च से पहले ही आपको 300 रुपए के भाव बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप कहां कहां दाव लगा सकते हैं? आप सिटी यूनियन बैंक लीजिए, मैंने आपको बोला था। फेडरल बैंक को अपने पास रखिए। अगर आपको छोटे बैंकों में चाहिए तो यूनियन बैंक, यूको बैंक के रिजल्ट देखिए बहुत अच्छे आते हुए दिखे थे, उनको अपने पास रखिए। कैनरा बैंक को चाहे तो अभी अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लिपेजेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। सिटी यूनियन बैंक आपके पास होने चाहिए, फेडरल बैंक होने चाहिए, अगर हैं तो होल्ड करके रखिए। कैनरा बैंक थोड़ा अवॉइड करने की सलाह है। एसबीआई पे क्या व्यू है सर? आज 1% ऊपर है, नतीजे अच्छे रहे हैं। जी एसबीआई पे भी बिल्कुल। अगर आप अपना व्यू दे सकें तो। जी, तो देखिए बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिल्कुल मेरा पॉजिटिव व्यू है। काफी नीचे का अभी मैंने क्लाइंट्स को खरीदारी करने की सलाह दी थी। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये बहुत अच्छे ट्रेंड में है स्टॉक। आप देखिएगा ये स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक आपको ऊपर की तरफ एक चैनल इसका ब्रेकआउट आ गया है। देखिए ये का जो जोन था सपोर्ट का, वो सबसे अच्छा आप देखिए 830, 835 उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लग गया है। आप धीरे धीरे करके दिखेगा। अगर आप साल भर का समय दे दें तो लिख लीजिए 950 तक के भाव आपको एसबीआई में मिल जाएंगे। जी, हमारे कुछ एक दर्शक हैं जो कि कह रहे हैं कि अगर इस पे हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, कॉल ले रखी है, तो 1 महीने के लिहाज से क्या व्यू हो सकता है? तो क्या इतना शॉर्ट टर्म व्यू लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो एसबीआई के नतीजों के बाद क्या व्यू रहेगा आपका? जी, तो बिल्कुल देखिए मैं आपको तो अब जब तक ये कहीं 840 और नीचे 835, 800 माफ कीजिएगा, अगर 835 के नीचे नहीं फिसलता है जो सबसे बड़ा डिमांड जोन है, तो ये बहुत आराम से इसी महीने आपको कहीं 880 रुपए की जोन तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक, चलिए अनवर शेख साहब से का प्रश्न ले लेते हैं। शेख साहब कह रहे हैं, हेलो सर, इसका रिप्लाई पहले दे दीजिए, अभी थोड़ा डाउन है। वारी एनर्जी में अभी क्या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या नहीं? वारी एनर्जी पे लोगों के काफ़ी सवाल हैं। ये जब आईपीओ आया और आईपीओ के बाद बहुत लोगों ने एग्ज़िट करने की सलाह दी और उसके बाद ये काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया ये शेयर, और 3000 के ऊपर जो है ये शेयर जाता हुआ हमने देखा। 3700 के इनफैक्ट लेवल देखने को मिले। लेकिन आज की जो पिटाई है 8% के आसपास, क्या इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि जो एक यूफोरिया था वो ख़त्म हुआ है, अभी जितना दूरी बना करके चलें उतना बेहतर है? फ्रेश एंट्री के लिए सलाह है सर। जी, तो देखिए 7 तारीख को स्टॉक के अंदर करीब 4,28,000 शेयर 19 ब्लॉक डील हुई थी, करीब 3390 3610 के बीच में। जी तो ये काफी नीचे का भाव था। तो इस वजह से आप देखिए यहाँ पर एक जो है आपको, आप देखेंगे तो बिकवाली का माहौल आपको देखने को मिल रहा है। ब्लॉक डील जब कभी होती है तो कोई बेच करके जा रहा है, तो वो बेच करके जा रहा है मतलब वो पूरा प्रॉफिट बांध रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज नेगेटिव मानी जाती है। मुझे लगता है कि आपको भी शायद 3400 रुपए के आसपास पोजीशन छोड़ देनी चाहिए थी। इस तरह के मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं, अगर आप आईपीओ में हैं और आईपीओ में जब तक ग्रीन कैंडल आपको रोज दिखे तब तक बने रहिए। पहली रेड कैंडल पर स्टॉक को छोड़ दीजिए। पहली रेड कैंडल जब आज खत्म होने लगे 3:15 बजे, तो आप स्टॉक को बेच दीजिए। उसके बाद जो उस दिन का हाई है जब तक उसके ऊपर ना निकले दोबारा मत खरीदिए। ये बहुत बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी आप आईपीओ के अंदर अपना सकते हैं। तो देखिए उसके बाद लगातार 3400 के नीचे गिरावट देखने को मिली है। अब 2894 अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो देखिए अगर आपको ये स्टॉक कहीं 2700 रुपए के आसपास सेटल होता हुआ दिखाई दे तभी आप खरीदेगा। 1-2 दिन यहाँ सेटल कर जाए, 2700 के आसपास ग्रीन कैंडल में क्लोज करे तभी खरीदेगा, वरना अवॉइड कीजिएगा, मत खरीदिएगा। जी, और एक बड़ी वजह ये रही कि ट्रंप साहब जो राष्ट्रपति बने हैं
उन्होंने अपनी एक स्पीच में इस बात का मेंशन किया था कि जिस दिन वो राष्ट्रपति बनेंगे उस दिन सबसे पहले जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है वो ब्रेक लगाएंगे। और वारी एनर्जी का भी एक जो है बड़ा हिस्सा वो अमेरिका से आता है। तो ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी में जहाँ कहीं भी एक्सपोज़र है, और ख़ास तौर से वो कंपनियां जिनका यूएस में एक्सपोज़र है, उनमें जो है अब प्रॉफिट बुकिंग, उनमें अब दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो वही वजह है जो कि वारी एनर्जी के अंदर अब दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और शायद ये कुछ दिनों तक अभी फ़िलहाल बनता हुआ दिखाई दे। और बाकी लेवल्स के ऊपर जो है काफ़ी डिटेल में शरद जी ने आपको जानकारी दी है। तो ये फ़िलहाल कारण है जो एक तरफा रैली देखने को मिल रही थी वारी के अंदर, वो थमती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, तो अनवर साहब, ये फ़िलहाल आपके लिए राय है। इसके अलावा राजेश जी का प्रश्न ले लेते हैं। राजेश जी जानना चाह रहे हैं जुपिटर वैगन के ऊपर, और कह रहे हैं कि क्या इसमें एंट्री कर सकते हैं, और अगले 3 महीनों के लिए यहाँ पर लक्ष्य क्या हो सकता है। जुपिटर वैगन एक रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, जिसमें कि हमने देखा काफ़ी शानदार मूव रहा था, जिसमें कि 750 के आसपास तक ये शेयर गया था। लेकिन ये जो पिटाई हुई है हाल की, उसमें ये भी शेयर अछूता नहीं रहा, 500 के नीचे अब आज 4% टूटा हुआ है, 474 का लेवल। जुपिटर वैगन सर फ्रेश एंट्री के लिए या फिर आगे के लिए अभी 1-2 महीने 4 महीने के लिए अभी जुपिटर वैगन को लेकर के क्या व्यू रखा जाए? जी, तो देखिए, गिरावट है स्टॉक के अंदर, इसको सस्टेन करना चाहिए था 523 530 के ऊपर। जी। पिछले सप्ताह स्टॉक ने सस्टेन नहीं किया, वो वीक हो गया है। तो इस वीकनेस में आप देखिए, मुझे लगता है कि आज भी इसके अंदर गिरावट जिस तरह की है, अब इसका बेस बचता है कहीं नीचे 450 के आसपास, वहां इसको सस्टेन करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो सकता है आपको फर्दर वीकनेस देखने को मिले, कहीं स्टॉक आपको 415 तक भी गिरता हुआ दिखाई दे। रिजल्ट कोई खास खराबी ऐसे देखने को मिली नहीं थी मुझे, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक में एक बार गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि 530 अब इसका बड़ा सप्लाई जोन है। जब तक 530 के ऊपर नहीं निकलेगा, फ्रेश अब एक नई स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर नहीं आएगी। बिल्कुल सर, और हमारे अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। ये इन्होंने सवाल किया हुआ है, विजय प्रजापति जी ने सुजलॉन का लक्ष्य जानना चाह रहे हैं। सुजलॉन बुरी तरीके से नीचे आ रहा है सर, 86 से जो टूटना शुरू हुआ, फिर एक बार जो है अब 60-62 के लेवल आ चुके हैं। 75 के आसपास से जो टूटा है उसके बाद से धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। रिकवरी के चांसेस हैं क्या सर इसमें? अभी क्या करना चाहिए सुजलॉन एनर्जी के ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए, अब मुझे लगता है कम से कम इसको 2-4 दिन सेटल होने दीजिए। आज इसने कहीं सेटल होने की कोशिश कर रहा है, ये सप्ताह में आज सेटल होने की कोशिश कर रहा है। इसको करीब आप 63 रुपए के ऊपर सेटल होने दीजिए पहले। देखिए, सबसे बड़ा सप्लाई जोन 66 रुपए है। आइडियली तो देखा जाए तो कंजर्वेटिव माहौल है थोड़ा सा। अभी अभी देखिए, मैंने आपसे एक्सप्लेन किया कि 25% के आसपास सप्लाई का लॉन्ग है। अभी करीब 12-13% का गैप है उनके पास बेचने के लिए। तो क्या होगा, इस बिकवालिंग हो सकता है स्टॉक और गिर जाए। तो पहले 66 के ऊपर सेटल होने दीजिए। अगर 66 के ऊपर सेटल हो जाए तब आप खरीदिएगा। मानिएगा, इस स्थिति में मैं आपको टारगेट देता हूं, 95 रुपए का टारगेट आपको सुजलॉन में देखने को मिलेगा। लेकिन ये टाइम इसको 66 के ऊपर सेटल होने के बाद ही खरीदिएगा। उसके बाद आएगा, अगर 66 के ऊपर सेटल करेगा तो बड़ा वॉल्यूम आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, खरीदारी देखने को मिलेगी। फिर सीधे आप कम से कम 2-6 महीने का समय दीजिएगा, 95 रुपए तक आपको मूव मिलेगा। 95 रुपये तक का मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन समय देना पड़ेगा यहाँ पर आपको। लेकिन एक पावर कंपनी पे राय जानना चाहेंगे जिस पर सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, वो है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर के ऊपर जो है अब जो है फ्रॉड के जो एलिगेशन लगे हुए हैं, उसको देखते हुए अभी क्या करना चाहिए? जब ये अपर सर्किट लगाते हुए ऊपर जा रहा था, बहुत लोगों के सवाल थे कि क्या ये अगला सुजलॉन बन सकता है। चार्ट देख करके बहुत सारी टिप्पणियां पॉजिटिव आई यहाँ पर, लेकिन अभी जो है क्या करना चाहिए? क्योंकि अब लगातार लोअर सर्किट रिलायंस पावर पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी लोअर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है। अभी 2 दिन है, दूसरा दिन है लोअर सर्किट का। क्या ये लोअर सर्किट आगे और बढ़ते हुए दिखाई देंगे? जिनकी पोजीशन रिलायंस पावर में है उन्हें क्या करना चाहिए? जी, तो देखिए, बिल्कुल अगर ये कहीं 40 रुपए के नीचे खिसक गया, उस केस में आपको फर्दर गिरावट करीब 35 रुपए तक इसके अंदर देखने को मिल सकती है। प्रिसाइसली 37 रुपए 40 पैसे तक इसके अंदर आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अगला मूव तभी आएगा जब या तो ये कहीं 35 से 37 के बीच में सेटल हो जाए, 1-2 दिन अच्छे से चले, इसके बाद ही इसके अंदर बुलिशनेस आएगी। अदरवाइज मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी वीक है, हो सकता है कि बड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर पॉसिबल है। बात तो सही कह रहे हैं सर। अगले दर्शक पे फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। उससे पहले एक
क्योंकि हमने रिलायंस पावर पे बात की, एक जेपी पावर पे भी बहुत बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं, क्योंकि छोटा टिकट साइज रहता है तो लोगों की रुचि ज़्यादा रहती है और लोग पोजीशन बड़ी बनाते हैं। जेपी पावर अभी 17-18 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ सर, पिछले एक महीने में 20% का करेक्शन देखने को मिला है जेपी पावर के अंदर। अभी क्या करना चाहिए? बीच में एक रैली आई थी काफ़ी शानदार, लेकिन अभी फिलहाल ठंडा पड़ा हुआ है। देखिए, इसको सेटल होने दीजिए 19 रुपए 40 पैसे के ऊपर। अभी भाव है 17 रुपए 96 पैसे स्पॉट। तो देखिए 19 रुपए 40 पैसे के ऊपर जाने दीजिए, एक दो दिन ट्रेड करने दीजिए, इसके बाद ही इसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। ये स्ट्रेंथ आपको करीब 24 रुपए तक लेकर के जाएगी। अभी अवॉइड कीजिए, 19 रुपए 40 पैसे के ऊपर खरीद का सलाह है। ठीक सर, चलिए अब चलते हैं, जरा अनुराग जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक हैं, अनुराग जी को नमस्कार। जी नमस्कार विपुल सर, नमस्कार शरद सर को भी नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर आप? कहाँ से बोल रहे हैं? सर। मैं गोरखपुर यूपी से बोल रहा हूँ, सीएम सिटी से। ओहो, सीएम सिटी से बोल रहे हैं, बहुत शानदार सर। और गोरखधाम का मंदिर अपने आप में काफ़ी विश्वविख्यात मंदिर है, और गोरखपुर बड़ी शानदार जगह है, और वहाँ का रेलवे जो है वो जो है काफ़ी फेमस है, कि वहाँ का रेलवे जो है, रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म में से एक है। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? जी सवाल भी हमारा रेलवे पर ही है। अच्छा अच्छा, वाह वाह, जी क्या सर, प्रश्न है? रेल टेल का मैंने सर 500 के रेट पे 100 शेयर लिया है। अच्छा, कितने समय के लिए लिया हुआ है? सर फिलहाल तो 5-6 महीने मुझे होल्ड करते हो गए, लेकिन अभी भी मतलब 6 महीने होल्ड कर सकते हैं। अभी भी 6 महीने होल्ड कर सकते हैं, ये अच्छी बात है आप, क्योंकि आपकी खरीद से अभी 100 रुपये नीचे है ये शेयर। और पूरे रेलवे पैक में ही या पूरे पीएसयू में ही जो गिरावट रही, उसका असर जो है वो रेलटेल में भी देखने को मिला। सर, रेलवे जिनके पास है क्या करें सर? उसमें रेलटेल पे तो इनका सवाल है, उस पर तो आपका उत्तर चाहेंगे ही, लेकिन चाहेंगे कि अगर आप इरकॉन पे भी सर एक व्यू दिलवा दें। हाँ सर, किस पे? इरकॉन पे भी सर अगर एक व्यू मिल जाए तो बड़ा कृपा होगी। अच्छा, अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद ही इसीलिए पूछ लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा कष्ट ना हो। तो अगर IRFC और इरकॉन पे भी आपका व्यू, और RVNL, ये 3 शेयरों पे भी अगर आपका व्यू मिल जाए, तो अगर आप चार्ट खोल लें तो पहले रेलटेल से शुरुआत करते हैं, जहां पर इनको 100 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है और 6 महीने का इनका नज़रिया है। जी, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, आप देखिए गोरखपुर बहुत अच्छी जगह है। मैं गया हूँ 2 बार, मुझे एक्चुअली बनारस जाना है, बाबा के दर्शन करने जा नहीं पा रहा हूँ विपुल जी। तो नहीं, बहुत कार्यक्रम जल्दी बनाइए सर, हम लोगों को भी ले चलिए, आपके जी साथ ही जी चलते जी, हैं। तो मैं मेरी कोशिश है जाने की। मैं फिर दिवाली में प्लान करा था, जा नहीं पाया, पहला मौका निकालते ही पहुंचूंगा। जी जी। तो देखिए सवाल पे आते हैं वापस। तो देखिए रेलटेल का जो है, मैं आपको बताऊं, 440 450 ये सबसे बड़ा सप्लाई जोन है। और ये जब तक नहीं निकलता है ऊपर की तरफ, तब तक बड़ी बुलिशनेस नहीं आएगी। आप देखेंगे तो पिछले 5 एक सप्ताह से ये स्टॉक इसके ऊपर नहीं निकला है। 14 अक्टूबर के बाद से नीचे डिमांड है 375। जब तक 375 टूटेगा नहीं, तब तक फर्दर वीकनेस भी नहीं आएगी। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए। देखिए मुझे लगता है जिस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले 5 सप्ताह में, तीन सप्ताह तो रेड कैंडल में क्लोज हो गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 450 के ऊपर निकले और सस्टेन करे, इसके बाद ही इसके अंदर फर्दर बुलिशनेस आएगी। नाउ अगर आप देखेंगे RVNL को, तो देखिए RVNL के अंदर ब्रेकआउट की संभावना बनी थी 2 सप्ताह पहले, करीब 492 510, लेकिन वो ब्रेकआउट आया नहीं, स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया 410। वो सिंपल इसका दोष बाजार को जाता है। मुझे नहीं लगता कि अगर जैसा देखिएगा, जिस तरह का RVNL का रिजल्ट आया उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, बट बाजार ऐसा नहीं कि स्टॉक सस्टेन करे। 410 इसका सबसे बड़ा डिमांड जोन है। जब तक 410 नहीं टूटे, बिल्कुल बेचने की जरूरत नहीं है। बड़ा मूव 510 के ऊपर ही आएगा। अभी भाव है 435। अब देखिए अगर आप इरकॉन को देखेंगे, तो इरकॉन के अंदर भी कुछ वैसी परिस्थिति बनी हुई है। मुझे लगता था कहीं ये स्टॉक 223 225 के ऊपर सस्टेन करेगा, पर पिछले 4 सप्ताह से ये स्टॉक उस जोन को नहीं तोड़ पाया है। वो जोन इसका एक ब्रेकआउट जोन था जिसको नहीं तोड़ा है। इनफैक्ट अपना सपोर्ट तोड़ दिया है नीचे, 200 रुपए के नीचे आ सकता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उसको एक्चुअली नहीं जाना चाहिए था। 210 को नहीं तोड़ना चाहिए था। मुझे लगता है कि अगर कोई गिरावट भी आती है, तो अब सबसे बड़ा डिमांड जोन इसका 192, हाँ जी, 190 192, ये उसका डिमांड जोन है। उसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो तोड़ देता तो फर्दर आपको 175 रुपए तक गिरावट कॉन में देखने को मिल सकती है। स्ट्रेंथ कब आएगी? स्ट्रेंथ आपको तभी आएगी जब कम से कम किसी सप्ताह 215 के ऊपर बंद हो, इसका 1-2 दिन 215 के ऊपर ही बंद हो। इस स्थिति में
स्ट्रेंथ आएगी तो आपको 260 तक का मूव देखने को मिलेगा। अगर आप आईआरएफसी को देखिए तो ये रिलेटिवली बेटर है। यहाँ पर देखिए रिजल्ट भी बहुत अच्छे आईआरएफसी के आए थे, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक नॉच बेटर है। ये एक सस्टेन कर रहा है स्टॉक, 133 का अच्छा बेस बना हुआ है। मुझे लगता है धीरे धीरे 160 के ऊपर निकलेगा। 160 के ऊपर निकलने की परिस्थिति में इसमें बड़े टारगेट ऊपर की तरफ कम से कम 190, 220 यहाँ तक के टारगेट पोजिशनली आपको खुलते हुए जरूर यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। और देखिए टीटागढ़ है, उसका डिस्कशन हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है। और बीएमएल यहाँ पर आप देखेंगे तो बीएमएल के अंदर देखिए 4315 का एक अच्छा बेस है। आप म्यूट हो गए सर, आप म्यूट हो गए सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही अभी। जी जी, मैं म्यूट हो गया अब क्या? आगे 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 जी सर भी। जी, तो देखिए 3600 के पास अच्छा बेस बना हुआ है और 4300 रुपए का एक सप्लाई जोन है। तो 4300 को पिछले आज भी ये टेस्ट करता दिख रहा है, पिछले सप्ताह में भी टेस्ट किया था। मुझे लगता है इसके ऊपर निकलेगा, तो बीएमएल को एक बार ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है ये निकल करके 4300 पे निकलेगा तो यहां जरूर आपको 5200 रुपए का लेवल खुलेगा। ये पूरे पैक में सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। कंटेनर कॉर्पोरेशन का रिजल्ट अच्छा था पर स्टॉक चला नहीं है। मैं चाहूंगा कि एक बार स्टॉक कहीं है 875 के ऊपर सस्टेन करे, 825 का भाव है, वो स्थिति में इसके अंदर बड़ा पुल बैक आएगा। एक मूव कंटेनर कॉर्पोरेशन में ड्यू है। मैं सभी दर्शकों का थोड़ा सा कंटेनर कॉर्पोरेशन का ध्यान रखिएगा, यहाँ एक बड़ा मूव पेंडिंग है। ठीक सर, तो पूरा का पूरा रेलवे पैक जो है कवर करने की कोशिश यहाँ पर एक प्रश्न के माध्यम से हमने की है। उमंग जी से बातचीत कर लेते हैं। उमंग जी को नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। कहाँ से बोल रहे हैं उमंग जी आप? मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ जी। जोधपुर राजस्थान, बड़ी शानदार जगह से बोल रहे हैं। आपके जीवन में उमंग है कि नहीं सर? बिल्कुल है जी। बिल्कुल सर, यही होना चाहिए सर, उत्साह जो है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? मेरा क्वेश्चन है, मैंने कोल इंडिया लिया था 494 रुपए पे 42 शेयर। 42 शेयर। और कब तक के लिए सोचा हुआ होल्ड करने के लिए? 4 से 5 साल के लिए। 4-5 साल, चलिए बड़ा लंबा नज़रिया है और ये अच्छी बात है। कोल इंडिया सर, रिन्यूएबल की कितनी भी बात हो लेकिन अभी भी कोल पर निर्भरता जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। कोल इंडिया सर क्या पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर व्यू जो है 2-3 साल 4 साल का हो? हालांकि कोशिश सरकार की तरफ से बार बार ये होती है कि हम कोयले पे निर्भरता घटाएंगे, लेकिन जब जब पीक सीजन आता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमको कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। आपकी राय क्या होगी कोल इंडिया को लेकर के? 4-5 साल का नज़रिया है, 422 पे चल रहा है अभी, 50-60 रुपये के नुकसान पे, इवन 70-72 रुपये के नुकसान पर है पर शेयर। आपकी टिप्पणी इस पर? जी, तो देखिए जिस तरह की कोल इंडिया की कैपेसिटी है इमीडिएटली, देखिए आप जितना मैं लास्ट पढ़ रहा था 456 गीगावाट के आसपास का इंडिया का अब नॉन फॉसिल एनर्जी का कैपेसिटी हो गया है। तो अच्छा खासा कैपेसिटी इंडिया ने बनाया है, लेकिन बड़ा देश है, बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो देखिए कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोल इंडिया का को कम से कम अगले कई साल तक आप 8 से 10 एक साल तक रूल आउट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक लंबी अवधि में आप देखेंगे तो एक अच्छा ट्रैक्शन स्टॉक के अंदर बना रहेगा। मुझे लगता है इसके अंदर बने रहना चाहिए। बहुत अच्छा मूव स्टॉक के अंदर ऑलरेडी आया हुआ है। फर्दर भी अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो लेग उसके खुलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप 4-5 साल की अवधि से होल्ड करेंगे तो आप ये मान करके चलें कि कम से कम अगर आप करंट स्थिति में भी देखेंगे तो मुझे लगता है कि करीब 870-920 ये भाव हो सकता है आपको कोल इंडिया में आते हुए दिखाई दे। तो ये करीब 100% से ऊपर का रिटर्न आपको बनता है 5 साल में, जैसे मैं एक्स्ट्रापोलेट कर पा रहा हूँ लंबे चार्ज पे। तो देखिएगा अगर आप लंबी अवधि में होल्ड करेंगे तो यहाँ पर करीब 4 से 5 साल में होल्ड करेंगे तो हो सकता है आपको 100% तक का रिटर्न दिखाई दे। रिलेटिवली कम है क्योंकि 4-5 साल में ऐसी भी कंपनीज हैं जहां जो काफी बड़ा मार्जिन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कर रही हैं और कई ऐसे सेक्टर्स है जहां पर मेमोरी ग्रोथ है। बट कोल इंडिया एक स्टेबल प्लेयर है। ठीक, तो कोल इंडिया एक स्टेबल प्लेयर है, डबल प्राइस आपको मिल सकता है, ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए टारगेट जो है वो निकल करके आते हुए। और सबिहा सैयद जी का सवाल ले लेते हैं। सबिहा जी कह रही हैं कि विपुल सर प्लीज़ आज तो मेरा क्वेश्चन ले लो, अब आप ओल्ड पीपल को भूल गए हैं, उनके क्वेश्चन लेते नहीं हैं, एक मन से आंसर नहीं मिला, माफ़ी चाहते हैं आपसे कि आपको आंसर नहीं मिला है मैम। चलिए कोल इंडिया पे तो आपको उत्तर मिल गया है। आपके 2 प्रश्न और हैं। पहला तो है वेदांता के ऊपर, 443 रुपये पे वेदांता है, और IRB जिस पे कि बहुत सारे सवाल हैं, काफ़ी लोगों की पोजीशन फंसी हुई है।
और अभी भी जो है दबाव देखने को मिल रहा है। वो इन्होंने 58 रुपये के भाव पर लिया हुआ है। तो पहले सर शुरुआत करेंगे वेदांता के साथ। जो है वेदांता एक ऐसा शेयर है जिसमें कि किसी एक खांचे में इसको बांध नहीं सकते हैं कि अब मेटल पे क्या बात करें, क्योंकि मेटल के अंदर बहुत सारे क्षेत्र में कंपनी कामकाज कर रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी वेदांता को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए इनको? 456 का भाव है और इनकी खरीद 400 सबिहा जी का सवाल जो है 443 पर है, तो प्रॉफिट में है वेदांता में। तो ये तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम ने ऑल टाइम हाई फर्स्ट हाफ का कॉस्मेटिक प्रोडक्शन है। जिंक में भी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई मेटल प्रोडक्शन है। तो आयरन और देखिए, आयरन ओर है, स्टील है, ठीक है, कॉपर है। तो यहाँ आप देखेंगे तो कंपनी का प्रोडक्शन ठीक ठाक देखने को, जो कंपनी का आउटपुट है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और अगर आप रिजल्ट्स भी देखेंगे तो कंपनी के ठीक ठाक है, ऐसा कोई दिक्कत मुझे ऑपरेशन रेवेन्यू में देखने को नहीं मिली है। तो मुझे लगता है वाई बेसिस पर बहुत अच्छा ऑपरेशन रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली, विडा में बहुत अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है बिल्कुल एक अच्छा डिविडेंड प्लेयर है कंपनी। एक बेस बना हुआ है 410 450 के बीच में। मुझे लगता है कि स्टॉक स्टेबलाइज करेगा स्लोली ग्रेजुअली इसी जोन में, वीक नहीं है, अभी भी पॉजिटिव कैरेक्टर ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज बना हुआ है। मुझे लगता है सबसे बड़ा सप्लाई जोन आता है ऊपर की तरफ अभी 487 490, जो पिछले 4 सप्ताह का सप्लाई जोन है। इसके ऊपर निकलने पर स्ट्रेंथ आएगी। 450 के नीचे जाएगा तो एक बार वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको 400 तक के भाव भी खुलते हुए दिखाई दे, लेकिन बने रहिएगा। मुझे लगता है लंबी अवधि थोड़ा लेके चलेंगे तो 480 तक के भाव आपको दिखाई देंगे। ठीक सर, चलिए इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अनुराग जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी को नमस्कार। सर नमस्कार सर, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं अनुराग जी, आप कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं अनुराग जी? मैं सर मेरठ से बोल रहा हूँ और आपको आप ये समझिए कि लगभग 7-8 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। अरे सर, आपका कोई भी प्रोग्राम मैं छोड़ता नहीं हूँ, मतलब मनी 9 का कोई भी प्रोग्राम नहीं छोड़ता हूँ। और अगर मेरे को दिन में टाइम नहीं मिलता, मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, तो मैं रात में जरूर देखता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे जो दर्शक हैं उनसे ही हमको ऊर्जा मिलती है कि कहीं कोई चूक हमारी तरफ से ना हो और आप लोगों तक सही से ज़्यादा जानकारी पहुंचाई जा सके। आप लोगों को फॉलो करके जो है ये समझिए शेयर मार्केट में एंट्री करने का सौभाग्य मिला है। अरे सर थैंक यू सर। हमें तो ABCD भी नहीं पता थी सर, शेयर मार्केट की ABCD भी नहीं पता थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तो आप भी नुकसान में ही होंगे सर? हाँ नहीं, मैं सर बहुत ज्यादा नुकसान में ही हूँ। ऑलमोस्ट मान के चलिए लगभग 31,000 के नुकसान में चल रहा हूँ। जी। टाटा मोटर में फंसा हुआ हूँ। लेकिन बेसिकली आज मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो TV 18 ब्रॉडकास्ट के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, किस रेट पे लिए? सर मैंने जी TV 18 का जो मर्जर हो रहा था सर नेटवर्क 18 में, जी, तो उसमें मैंने सर एक्चुअली अंशुल जी से एक बार बात हो रही थी, विवेक जी के प्रोग्राम में मैं देख रहा था, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि इसका मर्जर हो रहा है जी। तो ये 172 शेयर्स अगर जो होंगे तो 100 नेटवर्क 18 के शेयर्स मिलेंगे जी। तो इसमें मैंने उसके बिहाफ पे मैंने यही सोचा था कि लगभग 350 के आसपास मैंने इसमें से शेयर ले लिए थे जी। ये सर 45.38 के रेट से मैंने लिए हैं ये 350 शेयर जी। तो अभी जो है वो अकाउंट में शो नहीं कर रहे हैं। अभी अकाउंट में लेने के बाद नहीं शो कर रहे हैं? जी लेने के बाद अभी मतलब मर्जर तो हो गया है या नहीं हुआ एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, लेकिन TV 18 के जो वो है वो अभी शो नहीं कर रहे हैं, वो सस्पेंडेड दिखा रहे हैं, इनएक्टिव स्टॉक जैसे दिखाता है ना, तो वो दिखा रहे हैं। अच्छा, तो वही मैं जानना चाह रहा था शरद जी से कि अगर जो शरद जी कुछ गाइड कर सके कब तक ये अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, या इसका कुछ मतलब सिस्टम होता है या कुछ साइकिल होता है, कुछ मतलब उससे थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा। तो सर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप TV 18 पर? जी देखिए, 3 तारीख को ये जो मर्जर है TV 18 नेटवर्क 18 का वो सैंक्शन हुआ है कंपनी से, कंपनी ट्रिब्यूनल से, और इफेक्टिव है अक्टूबर 3 से। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है कि जो कस्टोडियन रिलेटेड चेंजेस हैं वो अभी ना हुए हो सकता है कि अभी जो है आपको थोड़ा सा इस पे समय आता हुआ दिखाई दे।
जब कभी ये मर्जर कंप्लीट होगा तो आपको शेयर्स आपके पास जरूर दिखाई देंगे, आपके सीडीएसएल एंड एसडीएल अकाउंट में अकॉर्डिंगली मैपिंग होती हुई दिखाई देगी। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर आपको फिर भी कोई कोई क्वेरी है तो आपको अपने स्टॉक ब्रोकर के पास से क्वेरी डालनी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी तरह की आपको शक या शुबा होने की जरूरत है। जब भी वो कभी कंप्लीट होगा सीडीएसएल एंड एसडीएल के लेवल पर चेंजेस हो जाएंगे, आपको अपने आप एलोकेशन आपको दिखाई देगा अपने डीमैट अकाउंट में, तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। जी, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए सर, और अगर ज़्यादा समस्या होती है तो आप 15-20 दिन, 1 महीने बाद दोबारा सवाल कर लीजिएगा, आपको और ज़्यादा सटीक जानकारी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। स्वाति मौर्य जी का सवाल ले लेते हैं। जियो फाइनेंशियल के शेयर इनके पास हैं, 328 के भाव पर इन्होंने जियो फाइनेंशियल के शेयर ले रखे हैं, और अभी ये जानना चाह रही हैं कि इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें जियो फाइनेंशियल के शेयर पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो 314 के आसपास चल रहा है सर, और इन्होंने ले रखा है 328 पे। 13-14 रुपये नुकसान पर हैं अभी ये। कहीं क्या मुझे एवरेज करना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए? आपकी रणनीति जानना चाहिए। इधर हाल फिलहाल में काफ़ी डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुए हैं म्यूचुअल फंड को लेकर के, इंश्योरेंस को लेकर के। आप कैसे देख रहे हैं जियो फाइनेंशियल को, का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? जी, तो देखिए मुझे लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए इनको। जब स्टॉक कहीं 325 के ऊपर सस्टेन कर जाए 3-4 दिन, इसके बाद ही इसको एवरेज कीजिए। अभी जबरदस्ती एवरेज मत कीजिए, थोड़ा सा वीक है स्टॉक। 330 पर एक सप्लाई जोन बना हुआ है, तो कम से कम 325 के ऊपर सस्टेन होने दें। एक बार सस्टेन हो जाए कन्विंसिंगली 2-3 दिन, इसके बाद ही एवरेज करें। लंबी अवधि के लिए बने रहेगा तो ज्यादा फायदा है। मुझे लगता है कि बड़ा मूव तभी आएगा जब 335 के ऊपर निकलेगा स्टॉक और सस्टेन करेगा। ठीक, तो ये आपके लिए फिलहाल यहाँ पर राय जो है निकल करके आती हुई। अगले दर्शक नागराज जी का सवाल ले लेते हैं, और इस बीच हमारे साथ 1000 से ज़्यादा दर्शक जो है वो यूट्यूब पर लाइव जो है जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है जितना हो सके हमारे इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम आप लोगों के ज़िम्मे है। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अगर लगा सकते हैं तो अवश्य लगाइए। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को, परिवार के लोगों को और अपने ऑफिस के कलीग को, इन सबको जो है लिंक जो है यूट्यूब का हमारा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुंच हो सके। नागराज जी का सवाल ताज जीवीके पर है, कह रहे हैं क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए कि नहीं, यहाँ पर क्या ब्रेकआउट जैसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है? सर, इंडियन होटल्स के नतीजों ने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज़ किया और उसके बाद काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली है। अब उसके बाद क्या ये जो बाकी शेयर हैं ताज जीवीके या ओवरऑल होटल इंडस्ट्री को लेकर के आपकी राय क्या होगी? आज अभी देख रहे हैं आधे पौने % के आसपास की गिरावट है, 337-338 के आसपास। क्या फ्रेश एंट्री की सलाह रहेगी आपकी? तो देखिए टोन सेट हो गया था आईटीसी के जब रिजल्ट आए थे विपुल जी, तो जो उनका होटल सेगमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे। इसके बाद शैले होटल के देखिए अच्छे रिजल्ट आए थे। मुझे आज पड़ता है मैंने आईटी आपको इसका इंडियन होटल का एक ट्रेड, आपको एक इन्वेस्टमेंट का ट्रेड भी दिया था बिल्कुल उस वक्त। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आप मान के चलिए इंडियन होटल के नंबर्स तो बहुत स्ट्रांग है। देखिए वैसे भी अगर आप उनका पर क्लाइंट रेवेन्यू देखें तो 7200 रुपए के आसपास, जबकि मार्केट का शेयर करीब 6000 रुपए के आसपास है। अगर होटल इंडस्ट्री देखिए ऑक्यूपेंसी 71% है। ओवरऑल होटल इंडस्ट्री का ऑक्यूपेंसी देखें तो 60% के आसपास है, तो वो एक डिफरेंट लीग में है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ताज जीवीके का नंबर्स भी अच्छे आएंगे। तो बिल्कुल आप ये मान करके चले कि ये भी एक पार्टनर है, उनकी इंडियन होटल की ही पार्टनर है। तो यहाँ पर नंबर अच्छे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। करना क्या है आपको, बिल्कुल बने रहे सर। मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आ गया है स्टॉक के अंदर, एक अच्छा ब्रेकआउट आया स्टॉक के अंदर, बिल्कुल बने रहे। एक अच्छा बेस आपको 300 रुपए के आसपास बना हुआ, जब तक वो बेस ना निकले आप बिल्कुल लॉन्ग रहे। तो एडिशनली मुझे लगता है क्वार्टर का समय देंगे तो 410-420 तक के भाव यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक सर, वो आईआरबी इंफ्रा पे सबिहा जी का सवाल रह गया था, वो शायद अब उनकी टिप्पणी आ रही है कि सर इस पे हमको उत्तर नहीं मिल पाया। और आईआरबी इंफ्रा में बहुत लोगों की पोजीशन है, 58 रुपये के आसपास इन्होंने लिए हुए हैं और अभी 51 पे आ गया है। 7-8 रुपये के पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। बहुत लोग 60, 65, 66 के आसपास फंसे हुए हैं सर आईआरबी इंफ्रा पे। रिजल्ट अच्छे नहीं रहे थे और उस पर लगातार दबाव है जी। के साथ समस्या क्या हो गई कि जो टोल रेवेन्यू वो तो ठीक ठाक आया, लेकिन जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट थे वो वहां उनको मंदी देखने को मिली, वहीं पर लॉस आया है सेकेंड क्वार्टर में। तो इनका कहना है कि साहब देखिए मानसून सीजन था, काम नहीं हो पाया ढंग से,
तो इस वजह से देखिए लॉस है Q3 से, थर्ड क्वार्टर से यहाँ पर इनका मानना है कि साहब अच्छा टर्म दिखाई देगा और मार्जिन एक्सपेंशन देख मतलब जो है हमको दोबारा जो है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीशन देखने को मिलेगा, टॉप लाइन बढ़ती हुई दिखाई देगी, मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो टोल रेवेन्यू जो है वहां पर वैसे भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। तो देखिए अब आप चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न इसके अंदर बन रहा है। जनरली इतने बड़े मूव के बाद बिल्कुल इस तरह का पैटर्न बिल्कुल लाजमी है। कंसोलिडेशन पैटर्न होता है, कंटिन्यूशन पैटर्न होता है ट्रेंड का, मतलब ट्रेंड अभी टूटा नहीं है, लेकिन एक पुल बैक आ सकता है स्टॉक के अंदर 57 रुपए तक। बेस आप मान के चलिए 50 रुपए का, तो 50 रुपए इसका बेस मानिए, जब तक 50 के नीचे ना फिसले, 50 का सबसे बड़ा डिमांड जोन है, 50 के नीचे फिसल जाए, सस्टेन करे, तभी आप पोजीशन बेचने की सोचे, अदरवाइज बने रहे। कोई भी टेक्निकल पुल बैक आएगा तो 57 रुपए तक आएगा। वो 57 रुपए पे आप अगर उसके ऊपर सस्टेन ना करें तब आप जरूर बेच करके निकलिएगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है उसके ऊपर सस्टेन करेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है 66 और 72 रुपए के टारगेट रहेंगे, कम से कम आज तक का समय दीजिएगा। ठीक है सर। सर इसी तरह का एक और शेयर है जिसने बहुत परेशान किया हुआ है आईआरबी इंफ्रा, ऐसा वो है जीएमआर इंफ्रा। यहाँ पर भी बहुत सारी ग्रोथ की स्टोरी की बातचीत होती है, सब कुछ होता है, पर शेयर नहीं चलता है। और चाहे जितना रेलवे एविएशन सेक्टर को लेकर के बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन शेयर के अंदर कोई गतिविधि नहीं है। 0.25% के आसपास की गिरावट आज भी है, 80 के आसपास चल रहा है। लंबा अरसा हो गया इस शेयर से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, पर शेयर चला नहीं। आपकी टिप्पणी क्या होगी जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा पे? तो देखिए अगर आप इनको देखेंगे तो यहाँ पर 77 रुपए के आसपास एक अच्छा खासा बेस बनता हुआ स्टॉक में दिखाई दे रहा है। जब तक ये बेस 77 रुपीज का नहीं टूटता है तब तक आप बेच करके इसको बाहर मत निकलिएगा। तो यहाँ पर देखिए Q2 में भी 20% के आसपास की YoY ग्रोथ देखने को इनकम में मिली है। EBITDA करीब 17% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन EBITDA मार्जिन में देखेंगे आप कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। यही सबसे बड़ा दर्द है, स्टॉक चला नहीं है। जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हैं वहां से भी आपको एक लॉस देखने को मिला है। फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। जो कंसोलिडेटेड नेट डेट है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक इंक्रीज देखने को मिली। स्टॉक बिल्कुल कंसोलिडेट कर गया है, इसी वजह से देखिए स्टॉक गिरा नहीं है। देखिए इतने खराब होने के बावजूद, इतने खराब नतीजे होने के बावजूद स्टॉक गिरा नहीं है। तो 77 रुपए के पास एक अच्छा बेस स्टॉक का बना हुआ है। आप मान लीजिए 76-77 ये एक अच्छा बेस बना हुआ है, लेकिन स्ट्रेंथ कब तक नहीं आएगी जब तक ये 87 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा। तो कोई भी टेक्निकल पुल बैक आएगा तो इसको खींच करके 87-88 रुपए पे लेकर के जाएगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी फर्दर बुलिशनेस आएगी, फिर नए हाई आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी 88 रुपए के टारगेट के लिए करीब आप 76 रुपए का अपने स्टॉप लॉस रखिए। वो सबसे बड़ा माफ कीजिएगा 72 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। हाँ, स्विंग लो इसका 70 रुपया है तो 70-71 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। डिमांड जोन वही है, ऊपर 88 रुपए तक जाएगा। जब तक 88 नहीं तोड़ेगा फ्रेश स्ट्रेंथ नहीं आएगी। चलिए, तो सर जिन लोगों ने 97-98 पे ले रखे हैं वो भी, उनके लिए भी यही टारगेट रहेगा? बिल्कुल होल्ड करिए सर। देखिए ये स्टॉक आपको काफी नीचे, मुझे याद पड़ता है मैंने 35 रुपए से 25 रुपए, 22 रुपए, 35 रुपए से रिकमेंड करना शुरू किया था जी। 120 के टारगेट के लिए 120 टारगेट अभी तक नहीं आया, हाई इसका 104 ही बना, स्टॉक गिर गया। तो देखिए कई बार क्या होता है, आप सोचते हैं वैसा होता नहीं, क्योंकि वो सेकेंड क्वार्टर से ही आप देखें, जुलाई के बाद से ही स्टॉक के अंदर टॉप आउट होने लगा था स्टॉक। तो देखिएगा बिल्कुल एक गिरावट इस तरह की लाजमी है। लंबी अवधि में बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर तो जैसे ही मान लीजिए 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूटा था, अगर आप टेक्निकल प्ले कर रहे हैं तो 91-92 पे आप बेच करके अलग हट सकते थे।